तो दोस्तों नमस्कार। परीक्षा खबरी में आपका स्वागत है। और आज है 22 फरवरी। आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी की महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय है और आपकी परीक्षाओं से बहुत ही चलिए जल्दी से जुड़ जाएं। तो परीक्षा खबरी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में संपूर्ण अर्थात करंट अफेयर्स के साथ साथ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, साथ ही इंटरव्यू के लिए आपको एक विशिष्ट ज्ञान जरूर प्राप्त हो जाएगा। आपकी संपूर्ण तैयारी को कवर करेगा ये जो क्लास है हमारा 8:30 बजे वाला। तो ये 8:30 बजे की क्लास आप लोगों के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी सफलता के लिए हमारी तरफ से एक भेंट है। और इसे आप लोग रोजाना, चाहे इस समय चाहे अपलोड होने के बाद, मैं देखता हूं कि लोग देख लेते हैं, तो रेगुलर रहेंगे तो इसका पूरा लाभ आप उठा पाएंगे। और भी लाभ उठाने के लिए आप टेलीग्राम जो अनअकैडमी उत्कर्ष द्विवेदी ग्रुप है उसको अवश्य ज्वाइन कर लें। वहां पर डेली वीडियोस के लिंक और जरूरी पीडीएफ डाउनलोड कर दिए जाते हैं, जहां से आप लाभ ले सकते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और संपूर्ण कोर्स ये प्रारंभ हो चुका है। आप जल्द से जल्द इस कार्यक्रम से जुड़ जाएं ताकि जो समय है उसके अनुसार आपकी तैयारी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज कोई ऐसा दिन नहीं है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, तो दिवस के रूप में हमने उसको शामिल नहीं किया। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए सरकार, उत्तराखंड सरकार अध्यादेश लेकर आई है। उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह अध्यादेश आजीविका की तलाश में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पुरुषों के दूसरी जगह जाने के मद्देनजर लाया गया है, ताकि महिलाओं को जो संपत्ति उसमें अधिकार मिल सके। भारत समुद्री क्षमता निर्माण के लिए मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। वर्तमान समय में अगर भारत चीन प्रतिद्वंद्विता की दृष्टि से देखें तो भारत मालदीव पर ज्यादा प्रभावी नजर आ रहा है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए कही जा सकती है। भारत, मालदीव चूंकि एक हिंद महासागरीय तटीय देश है, इसलिए भारत के लिए उसका सामरिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्व है। भारत ने समुद्री क्षमता निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए मालदीव के साथ 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट लाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान रखिएगा, 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा समुद्री क्षमता निर्माण के लिए। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने पासेक्स अभ्यास में भाग लिया। ध्यान रखिएगा, पासेक्स एक, इसका पैसेज एक्सरसाइज अगर फुल फॉर्म बोला जाए तो पैसेज एक्सरसाइज मतलब जो समुद्र के किनारे एक्सरसाइज होते हैं, नौसेना के जो अभ्यास होते हैं, उनको पासेक्स के नाम से भी जाना जाता है। विगत दिनों में भारत ने कई हिंद महासागरीय तटीय देशों के साथ, चाहे वो आपका एक सेकंड दोस्तों, चलिए ठीक है, चाहे वो आपका ऑस्ट्रेलिया रहा हो, चाहे अभी इंडोनेशिया हो गया,
मालदीवा हो गया, मलेशिया हो गया, ठीक है। आदि कई देशों के साथ भारत ने पासेक्स सैन्य अभ्यास में या तो ये सैन्य अभ्यास कंडक्ट किया या फिर इसकी बात की आगे होने की। थाईलैंड के साथ भी भारत ने पासेक्स किया था। तो अभी जो है भारत ने इंडोनेशिया के साथ पासेक्स सैन्य अभ्यास में भाग लिया, दोनों देशों की नौसेनाओं ने। मुख्य बिंदु इस अभ्यास में आईएनएस तलवार ने भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। कुछ समय पहले भारत ने एक यूरोपीय कंट्री के साथ भी पासेक्स अभ्यास किया था। आप बता सकते हैं कि उस कंट्री का क्या नाम है? आप लोग बता सकते हैं कि उस देश का क्या नाम है? वो यूरोपीय कंट्री है एकमात्र जिसके साथ भारत ने हिंद महासागर में पासेक्स सैन्य अभ्यास में भाग लिया था। तो वो कंट्री कौन है आप लोग बता सकते हैं? जो लोग भी लाइव हैं 5 गिनती गिनेंगे, अगर बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। 1 2 3 4 और 5। चलिए, नहीं बता, ये फ्रांस वो देश है दोस्तों, ठीक है ना। क्या? फ्रांस के साथ भारत ने हिंद महासागर में पासेक्स सैन्य अभ्यास में भाग लिया था। प्री टेस्ट आज से स्टार्ट है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नो, नॉट एस्टोनिया, दैट इज फ्रांस, ठीक है, फ्रांस है वो। दरअसल हिंद महासागर में फ्रांस का एक द्वीप है जिस पर फ्रांस का अधिकार है। चलिए, उस द्वीप का नाम क्या है आप लोग बता सकते हैं? बहुत चर्चा में था, हो सकता है कि आपसे पूछ भी ले, बहुत चर्चा में था। वो फ्रांस के अधिकार में आता है और हिंद महासागर में वो द्वीप है। बताइए, फ्रांस का द्वीप जो हिंद महासागर में स्थित है। फिर से गिनती गिननी पड़ेगी। देखिए, आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई करें, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। नॉट एलुवियन, देखते हैं कौन बताता है। नहीं पता? रीयूनियन किसने बताया? रीयूनियन सबसे पहले किसने? हेमंत कुमार, वेरी गुड। तो रीयूनियन द्वीप है, ओके, आप लोग रट लो इस सब चीजों को। रीयूनियन द्वीप है, उस द्वीप समूह पर भारत और फ्रांस की सेनाओं ने पिछले वर्ष 2020 में पासेक्स सैन्य अभ्यास किया था। तो इस तरह से पहली यूरोपीय कंट्री थी फ्रांस जिसके साथ भारत ने हिंद महासागर में ये पासेक्स सैन्य अभ्यास में भाग लिया था, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के साथ जो अभी लिया है आईएनएस तलवार ने भारतीय पक्ष से प्रतिनिधित्व किया था। प्रीलिम्स के लिए विशेष फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। कल हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा था रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के 3 कन्वेंशंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। कल हमने एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ा था, कोप के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम एक दूसरे कन्वेंशन जो कि रियो से ही जिसका जन्म हुआ था, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, और एक और अभिसमय, 3 अभिसमय कुल थे उसमें, सीबीडी अर्थात कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये 3 कन्वेंशन के बारे में हम देखेंगे। तो पहला तो देख चुके थे कल, आज दूसरे कन्वेंशन के बारे में देखते हैं। यूएनसीसीडी एकमात्र अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। मरुस्थलीकरण की चुनौती से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कई बार प्रश्न आ भी चुका है कि विश्व मरुस्थलीकरण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। यह अभिसमय
जैव विविधता अभिसमय के बारे में देख लीजिए। यह अभिसमय वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंगीकृत प्रमुख समझौतों में से एक है। सीबीडी पहला व्यापक वैश्विक समझौता है जिसमें जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होते हुए विश्व के पारिस्थितिकीय आधारों को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्धताएं निर्धारित की गई हैं। सीबीडी कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में पक्षकार के रूप में विश्व के 196 देश शामिल हैं, जिनमें से 168 देशों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। भारत भी सीबीडी का एक पक्षकार है। भारत ने सीबीडी का अनुपालन करने के लिए 2002 में, ध्यान रखिएगा 2003 में सॉरी, जैव विविधता अधिनियम 2003 को लागू किया। 2002 में यह संसद से पारित हुआ। 2003 में जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ, जिसके तहत जैव विविधता के संरक्षण और पोषण के लिए भारत एक गंभीर कदम उठाता है। इसके तहत ही चेन्नई में एक जैव विविधता प्राधिकरण की भी स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा कहां पे? चेन्नई में। तो पूछता भी है प्रश्न, इस अभिसमय में राष्ट्रों के जैविक संसाधनों पर उनके संप्रभु अधिकारों की पुष्टि किए जाने के साथ ही 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैविक संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों का अर्थ यह है कि कोई राष्ट्र है, उसके यहाँ जो जैविक संसाधन है उन पर उस राष्ट्र का संपूर्ण अधिकार है। कोई भी अन्य राष्ट्र उससे संबंधित नियम, कानून या कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, या फिर उस राष्ट्र की अनुमति से ही कोई ऐसा कार्य कर सकता है। तो जैविक संसाधनों पर किसी राष्ट्र का संप्रभु अधिकार होता है, इसको मान्यता देता है। इसके साथ ही 3 लक्ष्य निर्धारित करता है। जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता घटकों का सतत उपयोग मतलब ऐसा उपयोग कि हम उपयोगी भी उसको बना सकें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको सुरक्षित रख सकें। आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और समान भागीदारी अर्थात समावेशी भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। कार्टागेना प्रोटोकॉल काफी चर्चा में रहता है। आइए जैव विविधता से संबंधित इस महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल को हम देख लेते हैं। जैव विविधता कन्वेंशन के तत्वाधान में, सीबीडी के तत्वाधान में कार्टागेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को 29 जनवरी 2000 को अंगीकृत किया गया। कार्टागेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है। जैव विविधता के संरक्षण और विनियमन की दृष्टि से कार्टागेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साल 2000 में पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है, जैव विविधता सभा बुलाई गई। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? आप में से कोई बता सकता है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी से मैं एक प्रश्न कर रहा हूं कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? एनीवन कोई आंसर दे सकता है? पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए मैं 3 नदियों का नाम दे रहा हूं, उनमें से एक बताइएगा। राइन, ए ऑप्शन राइन, बी ऑप्शन सीन, सी ऑप्शन टेम्स। चलिए वेरी गुड लालमन जी, किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। सीन, ओके। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, फ्रांस की राजधानी है। चलिए भारत ने 17 जनवरी सन 2003 को, देखिए नदी और किस शहर के किनारे बसे हैं। लूसेंट को मैं किस लिए अनिवार्य बताता हूं? इसीलिए अनिवार्य बताता हूं, लूसेंट पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। किसी भी परीक्षा यूपीएससी दे रहे हैं तब भी अनिवार्य है, क्योंकि शहर एक क्रम में आपको मिल जाएंगे, एक क्रम में आपको पर्वत मिल जाएंगे, एक क्रम में आपको सारे जितनी जल संधियां हैं मिल जाएंगी। कहीं न कहीं प्रश्न आ ही जाता है, मतलब आप उस बुक का अनादर मत करें। उस पुस्तक ने बहुत लोगों को उनका सपना जो है पूर्ण करने में मदद की है, उस पर डिपेंड नहीं होना है, लेकिन उसकी मदद आप जरूर लीजिए, अनिवार्य है उसको पढ़ना।
आपका आधा काम वो कवर कर देती है पुस्तक, ठीक है। उसकी आप पूजा करिए और आपको बहुत कुछ प्रदान कर देगी। चलिए, विश्व के लगभग 171 देश, बहुत लोग उसका अनादर करते हैं, अरे क्या है लूसेंट पढ़ते हो, तो इसका मतलब उसके महत्व, उसकी पुस्तक के महत्व को नहीं जानते हैं, है ना। उसको आपको एक आधार के रूप में रखना है, उससे मदद लेनी है, विशेषकर जो डाटा है और क्रम से दिए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर आपको क्रोनोलॉजी मिल जाती है, जो कि यूपीएससी उठा लीजिए, यूपीपीएससी उठा लीजिए, कहीं के एग्जाम उठा लीजिए, क्रमानुसार चीजें मिल जाती हैं। बाकी कोई पुस्तक है तो वहां क्रमानुसार उतना नहीं मिलता है, आपको उतना क्रमानुसार नहीं मिलेगा, और फैक्चुअल है तो जल्दी समाप्त हो जाता है। तो आपका फास्ट एक तो तैयारी होगी, तेजी से तैयारी होगी आपकी, कोई भी चीज तेजी से, अब जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हो, तेजी से जाकर उसको देख लोगे, एक बार पलट लोगे, हाँ हाँ ठीक है। अब जैसे मैंने बता दिया, पेरिस जो है सीन नदी किनारे है, आपने उसको खोला, देख लिया, और भी शहरों को देख लिया किस नदी किनारे स्थित है ना। उसको 2-3 बार रिमाइंड कर लिया, याद हो गया, एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये प्रश्न पूछा ही जाता है यूपीपीसीएस, आरओ किसी भी एग्जाम को देख लिया, यूपीट्रिपलएससी देने वाले हैं उसमें भी ये प्रश्न आता है। तो भारत ने 17 जनवरी सन 2003 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा 11 दिसंबर 2003 से यह प्रभावी माना गया है। विश्व के लगभग 171 देश इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, कार्टागेना प्रोटोकॉल पे। इस समझौते की मुख्य बात थी कि जेनेटिक तरीके से सुधारे गए उत्पादों के व्यापार को नियमित करना, अर्थात इस समझौते का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का सुरक्षित हस्तांतरण करना। इसका इतना जानते रहिए, कार्टागेना प्रोटोकॉल, ये मुख्य परीक्षा के लिए कभी पूछ ले तो इसके बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। मेन बातें जानते रहिए, इसके उद्देश्य को जानते रहिए, मुख्य बात क्या है इसमें जानते रहिए। जैसे भारत ने कब इसमें हस्ताक्षर किए, तो भारत ने 2003 में इसमें हस्ताक्षर किए थे, ओके, और दिसंबर 2003 से यह प्रभावी माना गया है। ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। 2000 का समझौता है। इसका उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप ऐसे सजीव परिवर्तित जीवों का सुरक्षित अंतरण, प्रहस्तरण और उपयोग सुनिश्चित करना है जिसका मानव स्वास्थ्य को देखते हुए जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। नागोया प्रोटोकॉल, ये भी जैव विविधता संरक्षण। देखिए, नागोया प्रोटोकॉल कब का है? पहले आया आपका कार्टागेना और बाद में नागोया, ठीक 10 वर्ष बाद। तो जैव विविधता अभिसमय में वर्ष 2010 में पहुंच और लाभ भागीदारी संबंधी धारणाओं को अपनाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल स्वीकृत किया गया। यह भी जैव विविधता अभिसमय सीबीडी से संबंधित है। इस ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। इस अंतरराष्ट्रीय समझौते का पूछ सकता है नागोया प्रोटोकॉल, ये क्या आपके ओजोन परत के संरक्षण संबंधित है, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है, या फिर जैव विविधता अधिसमय, या फिर आनुवांशिक संसाधनों के, हाँ ठीक है, तो जैव विविधता अधिसमय या फिर आनुवांशिक संसाधन भी आ जाएंगे उनके संरक्षण से, दोनों ही सही होगा। तो जैव विविधता अधिसमय में वर्ष 2010 में पहुंच और लाभ भागीदारी संबंधी धारणाओं को अपनाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल को स्वीकृत किया गया। इस अंतरराष्ट्रीय समझौते का प्रमुख उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का निष्पक्ष एवं समान वितरण सुनिश्चित करना है। यह प्रोटोकॉल नागोया, जो कि जापान में स्थित है, में वर्ष 2010 में संपन्न हुए जैव विविधता सम्मेलन के पक्षकारों द्वारा अपनाया गया था। इसी सम्मेलन में जैव विविधता पर वर्ष 2011 से 2020 ये 10 वर्ष के लिए रणनीतिक योजना के अंतर्गत 20 लक्ष्य तय किए गए थे, जिन्हें ही आईची लक्ष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईची लक्ष्य कहा जाता है, जो कि नागोया प्रोटोकॉल में ही एक रणनीतिक योजना थी कि 10 वर्ष में हमको किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है जैव विविधता संबंधी। नागोया प्रोटोकॉल का महत्व क्या है? तो यह प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों के प्रयोगकर्ताओं के मध्य कार्य करेगा। किस प्रकार कार्य करेगा? तो इस प्रकार कार्य करेगा। आनुवांशिक संसाधनों के प्रयोग से उत्पन्न जो लाभ होंगे उनको समान रूप से साझेदारी करना, भागीदारी, उसमें जो लाभ है उसको हर किसी तक समान रूप से पहुंचाना, जो उसका हकदार है
दूसरा, आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच हेतु क्षमता प्रदान करना और अधिक अनुकूल दशाएं प्रदान करना ताकि लोगों को आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में मदद मिल सके। प्रोटोकॉल एवं कन्वेंशन में क्या अंतर होता है? अक्सर आप जैसे कि नागोया प्रोटोकॉल हो गया और CBD कन्वेंशन हो गया, तो दोनों में क्या अंतर होता है? तो कभी मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ ले आपसे, तो यह अंतर होता है, इसको आप लिख भी सकते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? एक प्रोटोकॉल समझौता होता है जिसे राजनयिक वार्ताकार तैयार करते हैं। किसी देश के जो अधिकृत राजनयिक वार्ताकार हैं वो किसी समझौते को तैयार करते हैं और उनका एक सम्मेलन होता है, एक संधि के आधार पर उन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। वस्तुतः संधि जो होती है, एक प्रक्रिया होती है, वो कई वर्षों तक पूरी नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि संधि में क्या होता है कि संधि कैसे, आपसे अगर पूछा जाए कभी कि कोई भी संधि, अंतरराष्ट्रीय संधि किस तरह से लागू होती है, तो आपको मैं बता देता हूँ। ये क्रम याद रखिएगा हमेशा के लिए, हमेशा याद रखिएगा। अक्सर आप सुनते होंगे कि संधि पे हस्ताक्षर करती है, अभी उसका अनुसमर्थन नहीं किया है। तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय जब संधि होती है तो सबसे पहले वो संधि जो उसकी पहली प्रक्रिया होती है, पहले किसी देश से, जैसे विभिन्न देश हैं, 80 देश मान लीजिए कहीं सम्मिलित हुए, तो 80 देश जब वहां सम्मिलित होंगे तो उन देशों के जो अधिकृत प्रतिनिधि हैं वो सबसे पहले वहां पर भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे राजदूत हो गया, भाग लिया। संधि पर वो देखेगा कि हाँ हमारे अनुरूप है, ठीक ठाक है, सब लोग राजी हो गए तो संधि पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो संधि पर हस्ताक्षर तो वही कर देता है जो प्रतिनिधि है, लेकिन हस्ताक्षर मात्र से संधि बाध्य नहीं हो पाती है। इसके बाद जो है मूल प्रक्रिया शुरू होती है। फिर वो लौट आता है, लौट करके जो यहाँ पर राजनयिक व्यक्ति है, जो सरकार है, उसको वो संधि की बातों को बताएगा। सरकार फिर यहाँ की जो प्रक्रिया है, किसी भी देश की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन करके, चाहे वो जनता के समक्ष उन बातों को रखे कि हम इस संधि पर भाग लेना चाहते हैं, इस पे हमने हस्ताक्षर किया है, क्या हमें इसका अनुसमर्थन करना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ की जनता या वहाँ का जो सिस्टम है, जैसे संसद है हमारे यहाँ, या फिर सरकार ही अगर निर्णय ले रही है कहीं पर, तो सरकार के स्तर पर ही वो निर्णय लिया जाता है कि इस पे हम हस्ताक्षर करेंगे कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि संधि पर हस्ताक्षर वहां पर राजनीतिक प्रतिनिधि ने कर दिया, तो संधि उस दिन से ये माना जाता है कि इसको मान्यता प्रदान हो गई। इसके बाद राजनयिक प्रतिनिधि जो होता है वो अपने यहाँ आकर के सरकार को बताता है उन चीजों को। सरकार क्या करती है, जो सरकारी व्यक्ति होता है, जो अधिकृत व्यक्ति होता है, वो उस पर हस्ताक्षर कर भी सकता है और मना भी कर सकता है। मना कर देगा तो वहीं पर संधि समाप्त उसके लिए, और अगर मना नहीं करता है, हस्ताक्षर कर देता है, तब उसको अनुसमर्थन के लिए रखा जाता है। अनुसमर्थन के लिए किसी भी देश में एक विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता है, लोगों को कन्विंस किया जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं, कई ऐसे राष्ट्र होते हैं कि कोई संधि ऐसी है जो संदिग्ध है, या फिर जिसमें लोगों को ऐसा अनुमान है कि इससे हमारे हित प्रभावित होंगे, तो वहाँ के न्यायालयों में चले जाते हैं, जिसके कारण भी काफी समय लग जाता है। तो संधि को अनुसमर्थित होने में काफी दुविधाएं होती हैं। सरकारें बहुत सोच समझ के उन संधियों पर हस्ताक्षर करती हैं, क्योंकि एक बार हस्ताक्षर करने के बाद और एक बार अनुसमर्थन करने के बाद संधियां बाध्य हो जाती हैं। जब संधि बाध्य हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, संधि के साथ एक बात और होती है कि संधि जब बाध्य हो जाती है, कोई देश साइन कर दिया और संधि लागू हो गई, तो लागू होने के बाद उस संधि का जो चार्टर होता है, उस चार्टर को संयुक्त राष्ट्र में दिखाया जाता है और वहां पर उसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है। जब वो वहां पर रजिस्टर्ड हो जाती है तब वो वास्तविक रूप से बाध्य हो सकती है। अगर उसको कोई देश नहीं मानता है तो उसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की जा सकती है, आगे की कार्रवाई हो सकती है। संधि की पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो प्रोटोकॉल क्या होता है कि संधि का एक स्वरूप होता है, संधि बहुत समय में पूरी होती है। प्रोटोकॉल एक समझौता होता है, अर्थात उसका आधार होता है, किसी भी संधि का एक आधार होता है। कन्वेंशन क्या होता है दोस्तों, एक कन्वेंशन कई राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की एक अंतरराष्ट्रीय बैठक के रूप में शुरू होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे विशिष्ट विषयों जैसे आर्द्रभूमि, लुप्तप्राय प्रजातियां, जैव विविधता आदि पर होने वाली प्रक्रियाओं या कार्यों के बारे में सामान्य समझौते करते हैं।
यही समझौते जब निर्णय का रूप ले लेंगे, निर्णायक रूप ले लेंगे, तो वो संधियां हो जाएंगी, वो संधियां हो जाएंगी। और संधियां जब किसी देश ने स्वीकार कर लिया तो वहां पर वो बाध्यकारी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल और कन्वेंशन में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। शिखर वार्ता का मतलब होता है कि किसी भी संस्था या संगठन के जो शीर्ष स्तर के नेतृत्व करता है, जो उसका शीर्ष नेतृत्व है, वो जब उन बैठकों में भाग लेता है तो क्या कहा जाता है, ये शिखर वार्ता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, शिखर वार्ता। और जब कोई आधिकारिक प्रतिनिधि भाग लेता है तो वो शिखर वार्ता नहीं, सामान्य वार्ता होती है। तो सामान्य वार्ता शिखर वार्ता में यही अंतर होता है। ठीक, शिव कुमार सिंह जी, समझ में आया शिखर वार्ता और सामान्य वार्ता में अंतर? किसी भी संगठन संस्था की शिखर वार्ता का मतलब है कि उस संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व है, जैसे कि हमारे यहाँ पर्यावरण का कोई सम्मेलन हो रहा है तो हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व कौन होगा, जो कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा, वो अगर उस सम्मेलन में भाग लेता है तो ये कहा जाएगा ये शीर्ष शिखर वार्ता है। ठीक है, और अगर कोई सामान्य व्यक्ति या सामान्य प्रतिनिधि होगा राजदूत स्तर का, तो क्या कहा जाएगा, ये सामान्य वार्ता है। तो शिखर वार्ता और सामान्य वार्ता। शिखर वार्ता का मतलब यह है कि जो व्यक्ति उसमें भाग ले रहा है वो निर्णय लेने में, उस संगठन में संबंधी संधि संबंधी सभी निर्णय लेने में वो सक्षम है, समझौते करने में वो सक्षम है, इसीलिए उसको शिखर वार्ता कहते हैं। मुगल साम्राज्य हम पढ़ रहे थे, और मुगल साम्राज्य में हम मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। हमने औरंगजेब को पढ़ लिया था अच्छे तरीके से, औरंगजेब तक। अब मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को आज हम देखेंगे। तैयार हैं आप लोग? चलिए, तैयार नहीं हुए हैं तब भी बाद में देख लीजिए। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो मुगलों का राजत्व का सिद्धांत, मुगलों ने राजत्व का सिद्धांत अपनाया था। मुगलों के राजत्व सिद्धांत का मूलाधार जो था शरीयत था। कुरान एवं हदीस का सम्मिलित नाम जिसको शरीयत कहते हैं, जिसको इस्लामिक कानून भी कहा जाता है, तो वो मूलाधार था मुगलों के राजत्व के सिद्धांत का। बाबर ने राजत्व संबंधी विचार प्रकट करते हुए कहा कि बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं है, बादशाह के लिए एकांतवास या आलसी जीवन उचित नहीं है। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल बादशाहों को खलीफा के नाममात्र के अधिपत्य से भी मुक्त कर दिया। अब वे किसी विदेशी सत्ता अथवा व्यक्ति के अधीन नहीं रह गए थे। हुमायूं बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि मानता था, यही राजत्व का सिद्धांत होता है। बलबन ने अपनाया था, जिसको ध्यान रखिएगा। उसके अनुसार सम्राट अपनी प्रजा की उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार ईश्वर पृथ्वी के समस्त प्राणियों की रक्षा करता है। अकबर कालीन मुगल राजत्व सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या अबुल फजल ने आईने अकबरी में की है। अबुल फजल ने अकबर कालीन राजत्व के विवेचन को लिखा है और कहा है कि राजत्व ईश्वर का अनुग्रह है। यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति में हजारों गुण एक साथ विद्यमान हो। किसने? अबुल फजल ने अपने कृति आईने अकबरी में लिखा है। अकबर ने स्वयं को इस्लामी कानूनों के बारे में अंतिम निर्णय घोषित करके बादशाह की स्थिति को और ज्यादा श्रेष्ठ बना दिया था। अकबर उसने उलेमाओं के जो प्रभाव है उसकी समाप्ति भी की थी अकबर ने, ध्यान दीजिएगा। अकबर राजतंत्र को धर्म एवं संप्रदाय के ऊपर मानता था और उसने रूढ़िवादी इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई। तो प्रश्न आता है कि सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अकबर ने अपनाई थी। ये सुलह कुल की नीति सहिष्णुता पर और सर्वधर्म संभाव पर आधारित थी, जबकि औरंगजेब ने राजतंत्र को इस्लाम का अनुचर बना दिया था। ठीक है, वो पूरी तरह से इस्लामिक व्यवस्था पर शासन था औरंगजेब का। मुगल बादशाहों ने निसंदेह बादशाह के दो कर्तव्य माने थे, एक तो जहांबानी जो कि राज्य की रक्षा होती है, और जहांगीरी जो कि अन्य राज्यों पर अधिकार करके वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करना। तो दो कर्तव्य माने थे, क्या? एक जहांबानी अपने राज्य की प्रजा की रक्षा, और दूसरा जहांगीरी अन्य राज्यों पर अधिकार। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का गठन उसके तीसरे बादशाह अकबर द्वारा किया गया। क्योंकि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और उसके उत्तराधिकारी हुमायूं को
आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष से फुर्सत नहीं मिली। बाबर तो बहुत कम समय तक शासन किया, हुमायूं को तो लगभग जीवन भर निर्वासित रहना पड़ा। साथ ही उनमें प्रशासनिक व्यवस्था के संगठन की समझ भी उतनी नहीं थी। मुगल शासन प्रणाली नौकरशाही पद्धति पर आधारित थी। इस प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय शासन के अतिरिक्त प्रांतीय शासन की भी व्यवस्था थी। मनसबदारी को भी पढ़ेंगे हम। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में अगर पढ़ें तो केंद्रीय शासन व्यवस्था अकबर के जो सुधार कार्य थे वो हमने परसों कराए थे, आपको कल कराए थे सॉरी, उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है उसमें। एक बार पुनः मैं अलग से चर्चा करूंगा वीडियोस में। रिवीजन वीडियोस हैं तो इनको आप डेली देखते रहिए, तैयार होता रहेगा। बार बार रिवाइज करवाएंगे, एक बार समाप्त हो जाएगा तो फिर रिवाइज करवाएंगे। केंद्रीय शासन व्यवस्था का निर्माण मुगल साम्राज्य के केंद्रीय स्वरूप के संचालन के लिए किया गया था। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कई अधिकारी होते हैं। इन अधिकारियों में आधुनिक प्रधानमंत्री के समान एक प्रधान अधिकारी होता था जिसे वकील कहा जाता था। कई बार पूछा गया है वकील कौन होता था। आधुनिक प्रधानमंत्री के समान एक प्रधान अधिकारी मुगल साम्राज्य की केंद्रीय व्यवस्था में। वकील की व्यवहारिक शक्तियां सीमित थी तथा वह सम्राट के अधीन होता था। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख अधिकारी होते थे। एक तो वकील मुतलक होता था, यह पद सम्राट के बाद दूसरा सबसे प्रमुख पद था। वकील मुतलक, इसकी नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था। सामान्यतः यह पद वरिष्ठ सामंतों तथा सम्राट के विश्वास पात्रों को प्रदान किया जाता था। फिर दीवान आला या वजीर, यह वित्त विभाग का प्रधान होता था। इसका नियंत्रण राज्य के राजस्व एवं वित्त पर था। वजीर वेतन आदि मामलों के साथ साथ सामानों का भी लेखा जोखा करता था। मीर बख्शी, यह सेना विभाग का, कई बार पूछा, शायद इसी बार पूछा गया था मीर बख्शी कौन होता था, तो यह सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। इस पद की महत्ता मुगलों की मनसबदारी प्रथा के कारण और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि सभी मनसबदारों के वेतन की देखरेख मीर बख्शी ही करता था तथा दीवाने आला द्वारा उसी की अनुशंसा पर वेतन का भुगतान किया जाता था। तो वेतन का भुगतान कौन करता था? दीवाने आला करता था। मीर बख्शी के अधीन दो मुख्य सहायक अधिकारी होते थे जिन्हें बख्शिए हुजूर तथा बख्शिए शाहगिर्द कहा जाता था। सद्र उस सुदूर या सद्रे जहां कौन होते थे? तो ये धार्मिक मामलों के प्रधान होते थे। सद्र उस सुदूर या सद्रे जहां, इसका कार्य धार्मिक मामलों में बादशाह को सलाह मशवरा देना था। काजी उल कुजात, यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। आपको ध्यान होगा कि सल्तनत काल में भी काजी उल कुजात के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इस पद पर कई बार सद्र उस सुदूर को भी आसीन कर दिया जाता था, क्योंकि शरीयत पर आधारित कानून की व्याख्या धार्मिक अधिकारी अच्छी तरह कर सकता था। विशेषकर आप देखेंगे औरंगजेब के समय में तो ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है। मीर सामान या खाने सामान, यह राज दरबार में काम आने वाली सभी वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था करता था। मीर आतिश, यह शाही तोपखाने का प्रधान था। ठीक ऐसा ही आपने मीर आतिश को देखा होगा सल्तनत काल में भी। तोप चलाने वाले सैनिकों तथा बंदूक चलाने वाले सैनिकों पर इसका नियंत्रण था। चूंकि तोपों तथा बंदूकों का आयात तुर्की या ईरान आदि देशों से होता था, इसलिए इस पद पर तुर्क या ईरानी व्यक्ति की ही नियुक्ति की जाती थी। ध्यान रखिएगा, इसे दरोगा या तोपखाना भी कहा जाता था। सामरिक महत्व के कारण इस पद को मंत्री के सदस्य मान्यता मिली हुई थी। इको ज्यादा आ रही, कोई बात नहीं, बस 1-2 दिन इको की प्रॉब्लम होगी मित्रों, ठीक है, 1-2 दिन और। यहाँ से छुट्टी होने वाली है हमारी, और उसके बाद जो है वैसे ही आवाज, जैसे कि अब मैं भी थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ कि आवाज जो है इतना जो इको हो रहा है वो कम से कम आए, ठीक है। तो एक दबाव रहता है मेरे ऊपर भी, और थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा बेकार लगता है, बट चलिए इको में इतना दिन हुआ, बट 2-3 दिन और, ज्यादा नहीं, मैं भी कल से ही स्टार्ट हो जाए। मीर आतिश दोस्तों यह शाही तोपखाने का प्रधान था, ये तो हमने देख ही लिया। नेक्स्ट करते हैं मीर मुंशी, यह शाही पत्रों को लिखने का कार्य करता था। मीर मुंशी। मीर बहर आंतरिक
जलमार्ग तथा छोटे जहाजों के निरीक्षण के लिए इस पद का सृजन किया गया था। इस पद का सृजन किया गया था। यह चुंगी आदि का भी दायित्व संभालता था। मुहतसिब कौन था? यह जनता के नैतिक मूल्यों का निरीक्षक था। नैतिक मूल्यों का निरीक्षक, नीतिशास्त्र का ये परख करता था। इसका कार्य शरीयत के विरोधियों पर नियंत्रण रखना और सार्वजनिक सदाचार को बनाए रखना था। उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि मुगल कालीन केंद्रीय शासन प्रणाली एक विस्तृत शासन प्रणाली थी, जिसके संचालन के लिए कई पदाधिकारियों की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक पदाधिकारी की शक्ति सीमित हुआ करती थी तथा सभी पदाधिकारियों के बीच शक्ति का वितरण इस प्रकार किया गया था कि प्रशासन में संतुलन बना रहे। ओके। प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में क्या था दोस्तों? तो अकबर के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतीय प्रशासन के लिए आधार प्रस्तुत करते हुए कितने सूबों की स्थापना की गई? तो कुल 12 सूबों की स्थापना की गई, किंतु बाद में 3 नए सूबों बरार, खानदेश और अहमदनगर के शामिल होने पर इनकी कुल संख्या कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी और औरंगजेब के शासनकाल में बढ़कर 20 हो गई। सबसे पहले अकबर ने शुरू की 12 से, फिर 3 नए सूबे शामिल हुए तो 15 हो गई। अगर औरंगजेब के शासनकाल में प्रांत कितने हो गए? 20 हो गए। जो सूबेदार होता था, सूबे का प्रमुख होता था, इसकी स्वयं की सेना होती थी। साथ ही साथ यह सूबे में कर एकत्र करता था और न्याय आदि का फैसला भी करता था। दीवान सूबेदार के नहीं अपितु केंद्रीय दीवान के अधीन हुआ करते थे, जो कि प्रांत में वित्त विभाग के अध्यक्ष होते थे। दीवान कौन होते थे? प्रांत में वित्त विभाग के अध्यक्ष होते थे। जो केंद्र में जो दीवान होते थे उनके अंडर में काम करते थे। सूबेदार और दीवान सूबे के स्वतंत्र व समान सत्ताधारी होते थे। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के नीचे पायदान पे आते थे। ये दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। सदर और काजी, ये कौन थे? साधारणतः सूबे में सदर और काजी का पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। सदर के रूप में वह प्रजा के नैतिक चरित्र और इस्लाम के कानूनों के पालन की देखभाल करता था तथा काजी के रूप में न्याय करता था। जैसे कि आपका वर्तमान में कौन ऐसा काम करता है? वर्तमान में आपका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कुछ न कुछ इसी तरीके से कार्य करता है। प्रांतीय बख्शी मीर बख्शी के सिफारिश द्वारा नियुक्त होता था, जो सूबे में सेना की भर्ती एवं सेना का संचालन व नियंत्रण का उत्तरदायित्व रखता था। कोतवाल कौन होता था? ये सूबे के प्रशासन को हम पढ़ रहे हैं, वो केंद्रीय प्रशासन को पढ़ रहे थे। कोतवाल सूबे की आंतरिक शांति व सुरक्षा की व्यवस्था करता था। जिले के प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। प्रत्येक सूबा कई सरकारों या जिले में बटा हुआ था। फौजदार जिले का प्रमुख सैन्य अधिकारी होता था। इसके अधीन एक सैनिक दल होता था जो जिले की शांति, सुरक्षा व सुव्यवस्था का प्रबंधन देखता था। चलिए, कोई बात नहीं। आप लोगों को दिख रहा है? चलिए, इसके अधीन एक सैनिक दल होता था जो जिले की शांति, सुरक्षा व सुव्यवस्था का प्रबंधन देखता था। अमल गुजार जिले की मालगुजारी एकत्र करता था। कृषकों को तकाबी ऋण बांटने व वसूलने का अधिकार इसे प्राप्त था। इसे आय व्यय की मासिक रिपोर्ट दरबार में भेजनी होती थी और यही जिले की आय को शाही खजाने में नियमित रूप से भेजता था। बितिकची अमल गुजार के प्रमुख सहायक होते थे। यह कृषि संबंधी जरूरी कागजात व आंकड़े तैयार करते थे। क्या नाम था इनका? बितिकची। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? बितिकची नाम था। परगना की शासन व्यवस्था, अनुमंडल या परगना की शासन व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अभी सही हो जाएगी। वो एक्चुअली विद्युत संबंधी प्रॉब्लम है, ये नेट संबंधी प्रॉब्लम नहीं है। तो परगना स्तर पर निम्नलिखित पदाधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो वहां की प्रशासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे। कौन कौन? शिकदार, पूछा भी गया है परीक्षा में। शिकदार, इसका कार्य परगना स्तर पर कानून और व्यवस्था की देखभाल करना तथा इसकी जानकारी प्रांतीय सरकार को देना था। आमिल कौन होता था? परगना स्तर पर राजस्व निर्धारित करने का कार्य आमिल करता था। इसे मुंसिफ भी कहा जाता था।
कानून को कौन होता था? इसका कार्य भूमि का सर्वेक्षण करना, आज भी यही होता है, तथा यह परगने के पटवारियों का अधिकारी होता था। फौजदार कौन होता था? तो परगने की आय इसी के पास संचित होती थी, फौजदार के पास। काजी कौन होता था? तो परगना स्तर पर भी प्रांतीय काजी के अधीनस्थ काजी की नियुक्ति की जाती थी, जो मुकदमों का निपटारा करता था। ग्राम प्रशासन की बात करें तो मुगल शासक गांव को एक स्वायत्त संस्था मानते थे, जिसके प्रशासन का उत्तरदायित्व तो मुगल अधिकारियों को नहीं दिया जाता था, बल्कि परंपरागत ग्राम पंचायतें ही अपने गांव की सुरक्षा, सफाई एवं शिक्षा आदि की देखभाल करती थी। अति महत्वपूर्ण फैक्ट है आगे के, गांव का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था, जिसे खुद मुकद्दम या चौधरी, पूछा भी गया है कि चौधरी कौन होता था? प्रधान को चौधरी कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए एक पटवारी होता था। मुगल काल में पटवारी को राजस्व का 1% दस्तूरी के रूप में दिया जाता था। तो दस्तूरी क्या थी? दस्तूरी क्या थी? कमीशन थी, ध्यान रखिएगा, मुगल काल में, जो कि पटवारी को दी जाती थी। मुगल काल में परगनों के अंतर्गत आने वाले गांवों को मावदा या दीह कहा जाता था। शाहजहां के शासन काल में परगना और सरकारों या जिलों के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया, जिन्हें चकला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चकला कहा जाता था, जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल कौन करता था? मुसद्दी करता था, ध्यान रखिएगा। क्या नाम था? मुसद्दी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नौकरशाही पद्धति पर आधारित मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीय शासन से लेकर ग्रामीण स्तर तक पूर्ण नियंत्रण था, तथा उनके क्रमिक स्तरों में सहयोगात्मक संबंधों के कारण पूरा प्रशासन या शासन तंत्र कुशलता पूर्वक कार्य कर रहा था। अब मुगल कालीन वित्त व्यवस्था के बारे में देखेंगे। मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली अति महत्वपूर्ण, बहुत 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 मैं कहूंगा यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली, मुगल काल में सिक्का तीनों धातुओं अर्थात सोने, चांदी और तांबे में निर्मित होता था। बाबर के चांदी के सिक्कों पर एक तरह कलमा और चारों खलीफाओं का नाम तथा दूसरी ओर बाबर का नाम एवं उपाधि अंकित थी, ध्यान रखिएगा। किसके सिक्कों पर? बाबर के चांदी के सिक्कों पर क्या रहता था? एक तरह का कलमा रहता था और चारों खलीफाओं का नाम, दूसरी ओर बाबर का नाम एवं उपाधि अंकित थी। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी, आपको पता है। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख, ध्यान रखिएगा, चांदी का शाहरुख बाबर ने, कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। शेरशाह में मिली जुली धातुओं के स्थान पर शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया था शेरशाह सूरी ने, जिसे रुपया कहा जाता था, जो 180 ग्रेन का होता था। उसने तांबे का भी सिक्का चलाया, जिसे पैसा कहा जाता था। मुगल कालीन मुद्रा को एक सुव्यवस्थित एवं व्यापक आधार अकबर ने दिया था। उसने 1577 ईस्वी में दिल्ली में एक शाही टकसाल बनवाई थी, और जिसका प्रधान कौन था? ख्वाजा अब्दुल समद को नियुक्त किया गया था। तो टकसाल की स्थापना किसने की थी? किसने? अकबर ने, ठीक है। अकबर ने अपने शासन के प्रारंभ में मुहर नामक एक सोने का सिक्का चलाया। मुहर अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मुहर नामक सिक्का किसने चलाया? अकबर ने चलाया। अकबर ने अपने शासन के प्रारंभ में मुहर नामक एक सोने का सिक्का चलाया, ठीक, जो मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था। आईने अकबरी के अनुसार एक मुहर 9 रुपए के बराबर होता था। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का क्या था? शंसब नाम था उसका, जो 101 तोले का था। यह बड़े लेन देन में प्रयुक्त होता था। 101 तोले का था, ध्यान रखिएगा, शंसब सोने का सिक्का। इसके अतिरिक्त अकबर ने सोने का एक सिक्का इलाही भी चलवाया था, जिसका मूल्य 10 रुपए के बराबर था। यह एक गोलाकार सिक्का था। चांदी का मानक सिक्का रुपया, जो शेर शाह द्वारा पहले परिवर्तित किया गया था, बाद में इसको अकबर ने भी चलवाया। इसका वजन जो था 175 ग्राम का था, जबकि शेरशाह द्वारा जो चलाया गया था रुपया, उसका वजन 180 ग्राम था। यह मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था का आधार था। अकबर ने चांदी के एक चौकोर और वर्गाकार सिक्का चलाया, जिसे जलाली कहा जाता था। तो इलाही सोने का सिक्का था, शंसब सोने का सिक्का था, ठीक है, जबकि जलाली जो था ये
चांदी का सिक्का था। अकबर ने तांबे का एक सिक्का दाम चलाया जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। क्या नाम था? दाम। अकबर ने चलाया था। तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल कहलाता था। क्या कहलाता था? तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल कहलाता था, जो एक दाम के 25वें भाग के बराबर होता था। इसके प्रयोग केवल हिसाब किताब के लिए होते थे, लेकिन सिक्के के रूप में इसका अस्तित्व नहीं था। इसे फुलुस या पैसा भी कहा जाता था। अकबर ने अपने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति अंकित करवाई और देवनागरी में राम सिया लिखवाया। 1616 तक रुपए का मूल्य 40 दामों के बराबर था, किंतु 1627 के बाद यह लगभग 30 दामों के बराबर हो गया। जहांगीर ने निसार नामक एक सिक्का चलाया। किसने? जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया जो रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर होता था। शाहजहां ने आना नामक सिक्का चलाया जो दाम और रुपए के बीच होता था जिसका, ठीक है। शाहजहां ने दाम और रुपए के बीच आना नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था। जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था। मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढुलाई किसने करवाई? औरंगजेब के काल में हुई थी। अबुल फजल के अनुसार 1575 ईस्वी में सोने के सिक्के को ढालने के लिए 4 टकसालें, चांदी के सिक्के के लिए 14 टकसालें और तांबे के सिक्कों के लिए 42 टकसालें थी। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। जहांगीर ने अपने कुछ सिक्कों पर अपना और नूरजहां दोनों का नाम एक साथ अंकित करवाया, जबकि कुछ सिक्कों पर उसकी आकृति हाथ में शराब का प्याला लिए हुए अंकित है। माप तौल के पैमाने अकबर ने सिंहासन रूढ़ होने से पूर्व उत्तर भारत में नाप के लिए सिकंदरी गज प्रचलित था। सिकंदर के लोदी द्वारा चलाया गया था, किंतु अकबर के काल में उसका स्थान इलाही गज ने ले लिया था। अरब व्यापारियों ने समुद्री तटों पर बहार नामक तोल की इकाई लागू की थी। क्या? बहार। इसी प्रकार गोवा में कैंडी नामक तोल की इकाई प्रचलित थी। ध्यान रखिएगा, अरब व्यापारियों ने समुद्र तटों पर बहार नामक तोल की इकाई लागू की थी और इसी प्रकार गोवा में कैंडी नामक तोल की इकाई प्रचलित थी। तो बहार और कैंडी क्या थी? तोल की इकाइयां थी। अब मुगलों की न्याय प्रणाली के बारे में बात करेंगे। मुगल बादशाह स्वयं राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। वह प्रत्येक बुधवार को अदालत में बैठकर निर्णय देता था। कब? बुधवार को। बादशाह के बाद काजी मुख्य न्यायाधीश होता था, दूसरे नंबर का। उसकी सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त होते थे जो कुरान के कानून की व्याख्या करते थे। काजियों की अदालत में अधिकांशतया धर्म संबंधी या संपत्ति संबंधी मुकदमे आया करते थे। अकबर ने अपने शासनकाल में हिंदू पंडितों को हिंदुओं के मुकदमों का निर्णय करने के लिए नियुक्त किया था। अति महत्वपूर्ण फैक्ट है, लिख लीजिए। जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं के मुकदमों का निर्णय करने के लिए जज नियुक्त किया था। किसे? श्रीकांत को। ये सब आपको फैक्ट कहीं मिलेंगे नहीं, लिख कर ले लीजिए, ढूंढते रह जाएंगे लेंस लेकर के। जितना भी ये चलेगा, भूगोल इसके बाद आएगा, फिर विज्ञान आएगा, सारी क्लासेस करिए। चलिए अब क्या बताएं, जो क्लास कर रहे हैं उनको खुद ही समझ में आ रहा होगा, जब पेपर आप सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा। अकबर को छोड़कर सभी मुगल बादशाहों ने इस्लामी कानून व्यवस्था को ही न्याय का आधार माना था। किसको छोड़ करके? अकबर को छोड़ करके। ध्यान रखिएगा, कोई ज्यादा कट्टर था औरंगजेब की तरह, कोई कम कट्टर था। न्याय के क्षेत्र में सबसे अधिक सराहनीय कार्य औरंगजेब ने फतवा ए आलमगीरी का संकलन कराकर किया था। किसने? औरंगजेब ने किया था। किसका? फतवा ए आलमगीरी, जो कि न्याय के क्षेत्र से संबंधित एक संहिता थी। औरंगजेब राजकीय धर्मनिरपेक्ष कानून जवाबित जारी कराने से नहीं हिचकिचाया। ध्यान रखिएगा, ये धर्मनिरपेक्ष कानून था, जवाबित जिसका नाम था। उसके आदेशों को जवाबित ए आलमगीरी में संग्रहित किया गया है। मुगल कालीन शैक्षणिक स्थिति। तो मुगल कालीन शिक्षा प्रणाली विकसित थी। बच्चों को घरों में प्राथमिक शिक्षा तो दी ही जाती थी, मस्जिदों में मकतब व्यवस्था के द्वारा भी प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध किया जाता था। कौन? मकतब व्यवस्था। बाबर ने शुहरते आम नामक विभाग को विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के निर्माण के लिए अधिकृत किया था। तो शुहरते आम बाबर। शासकों को भी शिक्षा प्राप्त करने और अध्ययन में रुचि थी। हुमायूं ने दिल्ली के पुराने किले में शेर मंडल नामक पुस्तकालय बनवाया था।
अकबर ने भी कई शैक्षणिक विकास के कार्य किए थे। उसने कई जगहों पर खानकाह एवं मदरसे बनवाए थे। उसने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। मुगल कालीन विद्वान दाराशिकों ने कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया, जिनमें रामायण, महाभारत, उपनिषद और गीता शामिल थे। उसने कुल 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया। किसने? दाराशिकों ने। विद्वान था, शासक नहीं था, ध्यान रखिएगा, जिसे सर्रे अकबर के नाम से जाना जाता है। सर्रे अकबर या सीरे अकबर। फतेहपुर सीकरी उच्च शिक्षा का केंद्र था, जहां मुस्लिम शिक्षा दी जाती थी। कुलीन स्त्रियों में शिक्षा का स्तर संतोषजनक था। राजघराने की स्त्रियां शिक्षित और बहुभाषी होती थी। ध्यान रखिएगा, बहुभाषाविद होती थी, बहुत भाषाओं की उनको जानकारी रहती थी। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करें तो मुगल सैन्य या मुगल सेना विभिन्न प्रजातियों की एक मिश्रित सेना थी, जिसमें ईरानी, तुरानी, अफगान, भारतीय मुसलमान और मराठों सभी को भर्ती किया गया था। मुगल सेना का गठन दशमलव पद्धति पर किया गया था। ध्यान रखिएगा, दशमलव पद्धति पर। मुगल सैन्य दल को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। अधीनस्थ राजाओं की सेनाएं, मनसबदार की सैन्य टुकड़ियां, अहदी सैनिक और दाखिली सैनिक, पूरक सैनिक जिनको कहते थे। अहदी सैनिक एक तरह से बादशाह के सैनिक होते थे। इनकी भर्ती वेतन, वस्त्र एवं घोड़े सब राज्य की ओर से दिए जाते थे और इन्हें एक अलग अमीर और बख्शी के अधीन रखा जाता था। मुगलों की विशाल सेना निम्नलिखित भागों में विभाजित थी। ध्यान रखिएगा, पैदल सेना, यह मुगल सेना की सबसे बड़ी शाखा होती थी। मुगलों की पैदल सेना में 2 प्रकार के सैनिक होते थे, अहशाम और सेहबंदी। अहशाम सैनिक कौन होते थे? इसमें बंदूकची, शमशीरबाज तथा तलवारबाज आते थे, जो तीर, कमान, भाला, तलवार और कटार आदि हथियारों का प्रयोग करते थे। सेहबंदी सैनिक कौन होते थे? ये बेरोजगार लोगों से लिए जाते थे, समय पर, जरूरत पर, जो मालगुजारी वसूल करने में मदद करते थे। अश्वारोही सेना, यह सेना मुगल सेना का प्राण मानी जाती थी। इसमें 2 प्रकार के घुड़सवार होते थे, एक बरगीर और एक सिलेरदार। बरगीर कौन होता था? इन सैनिकों को सारा साज सामान राज्य की ओर से ही दिया जाता था, बरगीर कहलाते थे। सिलेरदार कौन होते थे? इन्हें सारे साज सामान अर्थात घोड़ा, अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था स्वयं करनी होती थी। इन्हें केवल युद्ध के अवसर पर ही बुलाया जाता था, नियुक्त किया जाता था और इनका वेतन बरगीर से ज्यादा होता था। ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य घुड़सवार होते थे, दुहस्पा और सिंहस्पा। आपको पता है कि जो मनसबदारी प्रणाली थी, इसी में बाद में जहांगीर ने दुहस्पा और सिंहस्पा की व्यवस्था कर दी थी। दुहस्पा कौन होता था? वह घुड़सवार जिनके पास 2 घोड़े होते थे। और सिंहस्पा कौन होता था? वे घुड़सवार जिनके पास 3 घोड़े होते थे। यक अस्पा कौन होते थे? जिनके पास केवल 1 घोड़ा होता था। और निम्न अस्पा कौन होता था? 2 सैनिकों के बीच 1 घोड़ा निम्न अस्पा कहलाता था। 2 सैनिक 1 घोड़े पर जब काबू करते थे तो निम्न अस्पा इनको कहते थे। सेना की कार्य कुशलता को पूर्ण रूप से बनाए रखने के लिए अकबर ने दहबिस्ती का नियम बनाया। तो दहबिस्ती का नियम किससे संबंधित है? सैन्य कुशलता से, जिसके अनुसार प्रत्येक सैनिक के लिए 2 घोड़े रखना अनिवार्य कर दिया गया था। बाबर अपने साथ एक अच्छा तोपखाना लेकर भारत आया था, जिसका सफल प्रयोग उसने पहली बार भेरा के किले को जीतने के दौरान किया था। तो ध्यान रखिएगा, मुगल तोपखाने के प्रमुख अधिकारी को मीर आतिश कहा जाता था। हस्ती सेना, जो हाथियों की सेना थी, गज सेना में हाथियों का प्रयोग प्राचीन काल से ही भारत की विशेषता रही है। विशेषकर आप अर्थशास्त्र में देख सकते हैं कौटिल्य के। लेकिन मुगल काल में अकबर ने इसके प्रबंध के लिए एक अलग प्रबंध किया। नौसेना, मुगल काल में नौसेना का कोई सुव्यवस्थित संगठन नहीं था, क्योंकि मुगल साम्राज्य मूलतः स्थलीय सेना थी। अकबर के पश्चात मुगल बादशाहों में औरंगजेब ने नौ शक्ति की ओर ध्यान दिया था। शाइस्ता खां और मीर जुमला ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। औरंगजेब ने जंजीरा के सीदियों तथा मोपला लोगों के सहयोग से एक शक्तिशाली नौसेना तैयार की थी। किसने? औरंगजेब ने। किस मुगल शासक ने एक शक्तिशाली नौसेना तैयार की थी? औरंगजेब ने। बाकी मनसबदारी में कुछ बच गया है। मनसबदारी प्रणाली के बारे में थोड़ी सी बातें हैं, उनको कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मनसबदारी प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है। उसके क्या नियम हैं, किसने लागू की, बाद में क्या परिवर्तन हुए, कल हम
शुरुआत में उसको देखेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। आपको बता देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी पे आप लोगों को अनअकैडमी पे यूपी पीसीएस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो लोग भी यूपी पीसीएस, यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन कोर्सेज 10% डिस्काउंट के साथ UD10 रेफरल कोड यूज करने पर मिल जाएगा। और आप बैच कोर्सेज का, जैसे कि देखिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट हो चुका है 23 फरवरी से, अर्थात 23 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। तो आप लोग कल से इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। शुरू से ही विभिन्न शिक्षक आपको तैयारी करवाएंगे अनअकैडमी प्लस पे। अगर आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो डाउनलोड इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर तमाम फ्री कोर्सेज और प्लस कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग, बैंकिंग, रेलवेज, किसी भी की भी तैयारी, कोई भी परीक्षा आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक व्यवस्थित कोर्स मिल जाता है विथ PDF, विथ डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ, ठीक है। और UD10 रेफरल कोड का यूज करेंगे 10% डिस्काउंट मिलेगा। प्लस कोई भी आपको यदि अगर मदद चाहिए तो हमारी तरफ से हमेशा हम उपलब्ध रहेंगे आपके लिए।